1779 का साल, इतिहास में गढ़ी एक तारीख, उथल पुथल और क्रांति का साल। फ्रांस अपार शक्ति और दौलत वाला एक राज्य बदलाव की दहलीज पर खड़ा था। पुरानी व्यवस्था जल्द ही अपनी नींव से हिलने वाली थी। फ्रांसीसी क्रांति कोई अचानक विस्फोट नहीं थी। यह सदियों से पनप रहे असंतोष, सामाजिक असमानताओं और आर्थिक कठिनाई का नतीजा थी। असंतोष की गड़गड़ाहट तेज होती जा रही थी, बगावत की फुसफुसाहट दहाड़ में बदल रही थी। फ्रांसीसी राजशाही हालांकि दिखने में अजेय, सतह के नीचे उठ रहे तूफान से बेखबर थी। राजा लुई 16वां, जो राजकाज से ज्यादा शिकार और ताले बनाने के शौक के लिए जाने जाते थे, अपनी प्रजा के संघर्षों से दूर एक दुनिया में लगते थे। अभिजात वर्ग की भव्य जीवन शैली, आम लोगों की दुर्दशा के प्रति उनकी उदासीनता ने नाराजगी की आग में घी का काम किया। लेकिन इतना शक्तिशाली दिखने वाला राष्ट्र ऐसे मोड़ पर कैसे पहुंच गया? 18वीं सदी के अंत में फ्रांस की अधिकांश आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती थी और कृषि पर निर्भर थी। किसानों पर भारी करों का बोझ था, जबकि अभिजात वर्ग और चर्च को करों से छूट मिली हुई थी। आर्थिक कठिनाइयों और फसल की विफलताओं ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। इस बीच प्रबोधन युग के विचारकों ने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के विचारों को बढ़ावा दिया। इन विचारों ने आम जनता के बीच क्रांति की भावना को प्रज्वलित किया, लेकिन अभिजात वर्ग ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया, जिससे असंतोष और बढ़ गया। और इस तरह असंतोष की गड़गड़ाहट ने एक क्रांति का रूप ले लिया, जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। फ्रांसीसी क्रांति को समझने के लिए पहले उस समाज को समझना होगा जो उससे पहले था। फ्रांस 3 अलग अलग वर्गों में बंटा हुआ था। पहला वर्ग पादरियों का विशाल धन और विशेषाधिकारों का आनंद लेता था और ज्यादातर करों से मुक्त था। दूसरा वर्ग कुलीन वर्ग भी ऐशो आराम की जिंदगी जीता था और काफी शक्ति और प्रभाव रखता था। और फिर तीसरा वर्ग था। तीसरे वर्ग में बाकी सभी लोग शामिल थे, अमीर व्यापारियों और वकीलों से लेकर गरीब किसानों और शहरी मजदूरों तक। वे करों का बोझ उठाते थे, पहले 2 वर्गों की शानदार जीवन शैली का खर्च चलाते थे। किसान विशेष रूप से घोर गरीबी का जीवन जीते थे, सामंती बकाया और दायित्वों के अधीन थे, जो मध्य युग के बाद से बहुत कम बदले थे। यह क्रांति के लिए तैयार एक व्यवस्था थी। तीसरे वर्ग में एक और महत्वपूर्ण समूह था, बुर्जुआ वर्ग। ये लोग व्यापारी, पेशेवर और बुद्धिजीवी थे, जो आर्थिक रूप से संपन्न थे लेकिन राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों से वंचित थे। बुर्जुआ वर्ग ने प्रबोधन युग के विचारों को अपनाया और वे समाज में सुधार और समानता की मांग करने लगे। शहरी मजदूर और गरीब किसान, जो तीसरे वर्ग का हिस्सा थे, अपने जीवन की कठिनाइयों और असमानताओं से तंग आ चुके थे। ग्रामीण इलाकों में किसान सामंती दायित्वों और करों के बोझ तले दबे हुए थे, जिससे उनकी स्थिति और भी दयनीय हो गई थी। इन सभी वर्गों के बीच बढ़ती असमानता और असंतोष ने फ्रांसीसी समाज को क्रांति की ओर धकेल दिया। यह क्रांति के लिए तैयार एक व्यवस्था थी, जो जल्द ही एक नए युग की शुरुआत करने वाली थी। 18वीं सदी फ्रांस के लिए आर्थिक तंगी का समय था। राजशाही द्वारा कई महंगे युद्धों और फिजूल खर्ची ने देश को कर्ज में डुबो दिया था। कराधान का बोझ असमान रूप से तीसरे वर्ग पर पड़ा, जबकि पादरी और कुलीन वर्ग आराम से रहते थे। आम लोग जीवित रहने के लिए संघर्ष करते थे। फसलों की लगातार बर्बादी ने स्थिति को और भी बदतर कर दिया, जिससे खाद्य पदार्थों की कमी हो गई और कीमतें आसमान छू गईं। रोटी गरीबों का मुख्य भोजन एक ऐसी विलासिता बन गई जिसे बहुत कम लोग खरीद सकते थे। देश में भुखमरी फैल गई, जिससे उन कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया, जो जनता की पीड़ा से अछूते थे। एक नाटकीय टकराव का मंच तैयार हो गया था। आम लोगों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि कई परिवारों के पास न तो पर्याप्त भोजन था और न ही रहने के लिए सुरक्षित स्थान। इसके विपरीत राजशाही और कुलीन वर्ग ने अपने विलासिता भरे जीवन को जारी रखा, जिससे आम जनता में असंतोष और बढ़ गया। जनता ने न्याय और समानता की मांग की और उनके विरोध ने क्रांति की चिंगारी को हवा दी। क्रांतिकारी विचारधाराओं ने तेजी से फैलना शुरू कर दिया और लोग संगठित होकर बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाने लगे। आम लोगों ने हथियार उठाने का फैसला किया और एक नए युग की शुरुआत की तैयारी शुरू हो गई। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारों के साथ फ्रांसीसी क्रांति की लहर पूरे देश में फैल गई। बैस्टिल के किले पर धावा बोलने के साथ ही एक नए युग की शुरुआत हो गई, जिसने फ्रांस और दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। चौथा भाग, विद्रोह के बीच। पूरे यूरोप में सोच की एक नई लहर उभर रही थी, ज्ञानोदय। जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो जैसे विचारकों ने पूर्ण राजशाही की नींव को चुनौती दी।
लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा को प्रस्तुत किया, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति शामिल थे। मोंटेस्क्यू ने शक्ति के विभाजन का सिद्धांत दिया, जबकि वोल्टेयर ने धार्मिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत की। उनके विचारों ने फ्रांसीसी लोगों, विशेष रूप से तीसरे वर्ग के लोगों के साथ गहरी प्रतिध्वनित की। अमेरिकी क्रांति से प्रेरित होकर फ्रांसीसी लोगों ने एक अलग तरह के समाज की कल्पना करने की हिम्मत की, एक ऐसा समाज जहां वे प्रजा नहीं बल्कि नागरिक हों और अपने शासन में अपनी बात रख सकें। ज्ञानोदय ने क्रांति के लिए बौद्धिक ढांचा प्रदान किया, वह चिंगारी जिसने फ्रांसीसी समाज के बारूद को प्रज्वलित किया। अब बदलाव की पुकार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। डेनिस डिड्रोट और इमैनुएल कांट ने भी अपने लेखन के माध्यम से क्रांति के विचारों को बढ़ावा दिया। इन विचारों ने फ्रांसीसी समाज में जागरूकता और असंतोष को बढ़ावा दिया और अंततः इन विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति की नींव रखी। 5वां भाग, क्रांति के दिन। 1779 में वित्तीय बर्बादी का सामना करते हुए राजा लुई 16वें को तीनों वर्गों की एक प्रतिनिधि सभा, एस्टेट्स जनरल, को 170 से अधिक वर्षों में पहली बार बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तीसरे वर्ग ने एक अवसर को भांपते हुए अधिक प्रतिनिधित्व और कराधान की एक निष्पक्ष प्रणाली की मांग की। जब उनकी मांगों को ठुकरा दिया गया तो उन्होंने खुद को राष्ट्रीय सभा घोषित करने का साहसिक कदम उठाया, जो फ्रांसीसी लोगों के असली प्रतिनिधि थे। अवज्ञा के इस कृत्य ने फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत को चिह्नित किया। 14 जुलाई 1779 को पेरिस के लोग गुस्से से भरे और राष्ट्रीय सभा के कार्यों से प्रेरित होकर शाही अधिकार के प्रतीक बैस्टिल पर धावा बोल दिया। क्रांति शुरू हो गई थी और अब पीछे मुड़कर देखने का कोई रास्ता नहीं था। समानता और प्रतिनिधित्व की तलाश में जो शुरू हुआ वह उथल पुथल, हिंसा और आतंक के वर्षों में बदल गया, जिसने हमेशा के लिए फ्रांसीसी इतिहास का रुख बदल दिया। क्रांति के शुरुआती दिनों में ग्रामीण इलाकों में किसानों ने अपने अधिकारों के लिए विद्रोह किया और कई कुलीनों के महलों को जला दिया। अक्टूबर में पेरिस की महिलाओं ने वर्साय की ओर मार्च किया, रोटी की मांग करते हुए, और राजा के साथ सीधे टकराव किया। विभिन्न सामाजिक वर्गों की प्रतिक्रियाएं भिन्न थीं, लेकिन सभी ने एक बात पर सहमति जताई, परिवर्तन आवश्यक था। अंततः राजा लुई 16वें को गिरफ्तार कर लिया गया और जनवरी 1793 में उन्हें गिलोटिन द्वारा मृत्युदंड दिया गया। इसके बाद आतंक का शासन शुरू हुआ, जिसमें हजारों लोगों को क्रांति के दुश्मन मानकर मार दिया गया। लेकिन इन कठिनाइयों के बावजूद क्रांति ने नए कानूनों और अधिकारों की नींव रखी, जिसने फ्रांस को एक गणराज्य में बदल दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने न केवल फ्रांस को बदल दिया, बल्कि दुनिया भर में स्वतंत्रता और समानता के विचारों को प्रेरित किया। रेन ऑफ टेरर मतलब दहशत का राज। क्रांति ने एक अंधेरा मोड़ ले लिया जब नई सरकार ने अपने दुश्मनों को मिटाने की ठान ली। हजारों लोगों को फांसी दे दी गई, जिनमें राजा लुई 16वां और रानी मैरी एंटोनेट भी शामिल थे। गिलोटिन क्रांति की क्रूरता का प्रतीक बन गया। राजा की फांसी के बाद क्रांतिकारी नेताओं पर अपना नया हासिल हुआ पावर बचाने और क्रांति को अंदरूनी और बाहरी खतरों से महफूज रखने का जबरदस्त दबाव था। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जैसे लोगों के नेतृत्व वाली कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी को अभूतपूर्व नियंत्रण मिल गया। हर तरफ डर और शक का माहौल था। क्रांति के खिलाफ काम करने के इल्जाम में लोगों को फटाफट सजा-ए-मौत दे दी जाती थी। गिलोटिन, जो कभी न्याय का औजार था, अब आतंक का जरिया बन गया था। सड़कों पर सजा-याफ्ता लोगों की चीखें गूंजती थी और सरेआम फांसी देना एक भयानक तमाशा बन गया था। यहाँ तक कि जो लोग कभी क्रांति के साथी थे, वे भी इसके जबरदस्त जुनून में फंस गए। थोड़ी सी भी असहमति या गद्दारी की आशंका में जेल या मौत हो जाती थी। आजादी, समानता और भाईचारे के आदर्श डर और शक के साये में दब गए। इस दहशत के राज ने हजारों लोगों की जान ले ली, जिससे क्रांति पर एक काला साया पड़ गया। पवित्रता और वफादारी के अंधे पीछे भागने में वही समाज टूट गया जिसे यह जोड़ना चाहता था। जब तक ये आतंक थमा, क्रांति ने फ्रांस के इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी, एक ऐसी विरासत छोड़कर जिसमें जीत और हार दोनों थे। जैसे ही धूल बैठ गई, फ्रांसीसी लोगों के सामने अपने देश को फिर से बनाने का मुश्किल काम था। क्रांति के गहरे बदलावों और भारी नुकसान से जूझते हुए दहशत का राज बड़े बदलाव की कोशिशों में छिपी जटिलताओं और विरोधाभासों की एक कड़ी याद दिलाता है। रेन ऑफ टेरर के भयंकर समय में एक नौजवान मिलिट्री ऑफिसर नेपोलियन बोनापार्ट आगे आने लगा। फ्रांस टुकड़ों में बंटा हुआ था और लोग स्थिरता और मजबूत नेतृत्व के लिए तरस रहे थे। नेपोलियन की मिलिट्री स्किल और चतुराई ने उसे सबसे अलग बना दिया। उसने इटली और इजिप्ट में कामयाब कैंपेन्स किए, जिससे वो फौजियों
और आम लोगों दोनों के बीच पॉपुलर और रिस्पेक्टेड बन गया। 1799 में मौके का फायदा उठाते हुए नेपोलियन ने कूदेता किया, डायरेक्टरी को उखाड़ फेंका और कॉन्सुलेट बनाया, जहां उसने खुद को फर्स्ट कॉन्सुल बना लिया। उसकी लीडरशिप ने एक ऑर्डर और डायरेक्शन लाया जो रेवोल्यूशन के शुरुआती दिनों से गायब था। 1804 तक नेपोलियन ने इतनी पावर इकट्ठा कर ली थी कि उसने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। रेवोल्यूशनरी एरा का अंत। उसके राज में नेपोलियनिक कोड से लेकर एजुकेशन सिस्टम तक बड़े बड़े रिफॉर्म्स हुए, जिससे फ्रांस का समाज पूरी तरह बदल गया। लेकिन नेपोलियन की महत्वाकांक्षा ने पूरे यूरोप में सालों तक युद्ध भी करवाए, जिन्हें नेपोलियनिक वॉर्स कहा जाता है। एक नौजवान ऑफिसर से सम्राट बनने की उसकी कहानी रेवोल्यूशन के विरोधाभास को दिखाती है, जहां आजादी और समानता की बात थी, पर अंत में फिर से एक ही व्यक्ति का राज आ गया। नेपोलियन बोनापार्ट का उदय रेवोल्यूशन के अंत और फ्रांस के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत दोनों को दर्शाता है। एक ऐसा युग जिसमें बड़ी उपलब्धियां और बड़ी चुनौतियां दोनों थी। जब धूल बैठ गई तो फ्रांसीसी लोगों ने खुद को एक नई दुनिया में पाया, जो रेवोल्यूशन के उथल पुथल भरे सालों और नेपोलियन जैसी बड़ी हस्ती से हमेशा के लिए बदल गई थी।